क्लास 8 की साइंस में आपका स्वागत है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं, आप साइंस की दुनिया में अंदर घुस रहे हैं। साइंस आज की दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। अच्छी खेती करने के लिए भी हमें साइंस आनी चाहिए और रॉकेट्स उड़ाने के लिए भी हमें साइंस आनी चाहिए। हमारे आसपास के ज़्यादातर चीज़ें, मोबाइल, इंटरनेट, कपड़े, जूते, गाड़ियाँ, आपका खाना, सब साइंस को पढ़ के ही बनाया गया है। जब आप बड़ी क्लासेस में साइंस को पढ़ेंगे तो ये साइंस बड़ी मुश्किल लगने लगती है। चीज़ें समझ में आना बंद हो जाती हैं और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि हम साइंस को नंबर के लिए पढ़ते हैं। साइंस को साइंस समझने के लिए नहीं पढ़ते हैं। और जब तक आप साइंस को साइंस समझने के लिए नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको साइंस मुश्किल लगेगी। तो ये वीडियोस देखते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल कभी भी आए, कुछ पूछने का मन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल और सुझाव लिख सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब ठीक से देने की कोशिश करता रहूँगा। इस चैप्टर से हम एक नई यात्रा पे चलेंगे, एक नई दुनिया की ओर। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए यात्रा कठिन और बोरिंग ना हो। तो आइए इस वीडियो से ये यात्रा शुरू करते हैं। मेरा नाम है रोहित और ये है सिलेबस विद रोहित। चैप्टर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्लास 8 की साइंस के आपके इस पहले चैप्टर में हम खेती करना सीखेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मतलब हम कैसे फसलें उगाते हैं, हम कैसे खेती करते हैं। इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप आधे किसान तो बन जाएंगे। इस वीडियो के अंत में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी हैं। तो आइए खेती की खूबसूरत दुनिया को समझते हैं। बहुत पहले, करीब 12,000 साल पहले तक लोग खेती करना नहीं जानते थे। हम बाकी जानवरों जैसे जंगल में खाने के लिए घूमते थे और जानवरों का शिकार करके और पेड़ों के फल वगैरह तोड़ के भी खाते थे। हम खेती करना नहीं जानते थे और इसलिए लोगों को रोज़ खाना ढूंढने जाना पड़ता था। रोज़ खाना ढूंढना मुश्किल काम था। खाना कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। कई दिन बिना खाना खाए भी सोना पड़ता था। शिकार करने में बहुत रिस्क था। लोग समस्या में थे। फिर लोगों ने सोच विचार के कहा कि कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा। ऐसे बार बार रोज़ रोज़ खाना ढूंढना तकलीफ का काम है। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। कमज़ोर लोग हमारे यहाँ भूखे मर जा रहे हैं और हम लोगों का पूरा जीवन खाना ढूंढने में ही बीत जा रहा है। लोग सीरियस थे और लोगों ने इस मुद्दे पर बहुत सोचा और पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, कैसे बड़े होते हैं, पेड़ पौधों के क्या क्या चाहिए होता है, उसको समझने की कोशिश करने लगे। लोगों ने पेड़ पौधे उगाने में दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट दिखाना चालू किया। लोगों ने पेड़ पौधों को उगाने का एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया और लोगों का ये जो खेती करने का एक्सपेरिमेंट था वो सफल रहा। ये खेती का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। लोगों ने पेड़ पौधों को उगाना सीख लिया। लोग एक ही जगह पे ढेर सारे पौधों को उगाने लगे। लोगों ने जानवरों का शिकार करके खाना भी बंद कर दिया। खाना ढूंढने की समस्या खत्म हो गई। लोग ढेर सारे पेड़ पौधे एक जगह पर उगाना सीख गए। लोगों ने खेती करना सीख लिया। हमारे जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो ढेर सारा खाना एक जगह पर अपने लिए तो उगा ही रहे हैं, वो दूसरे लोगों के लिए भी खाना उगा रहे हैं। हमने खेती करना अच्छे से सीख लिया है। आज के समय में हमें खाने की चिंता नहीं होती है क्योंकि खाना हमारे आसपास सब जगह मौजूद है। आपके मम्मी पापा शायद खेती नहीं करते होंगे पर खाना तो आपको मिल ही जाता है क्योंकि आपके लिए खाना किसान उगा रहे हैं। उन्होंने खेती सीख लिया है। जो लोगों ने खेती करना 12,000 सालों में सीखा वो मैं आपको इस छोटे से वीडियो में सिखाने की कोशिश करूंगा। खेती के कुल 7 स्टेप्स होते हैं। किसान खेती करते हुए इन्हीं 7 स्टेप्स में फसल को उगाते हैं। हम भी इन 7 स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे।
खेती के इन 7 स्टेप्स को समझने से पहले हम खेती के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सारी फसलें, सारे पेड़ पौधे सब जगह नहीं उगाए जा सकते, क्योंकि सभी फसलों की, सभी पेड़ पौधों की ज़रूरत अलग अलग होती है। किसी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी फसल को कम पानी चाहिए। किसी फसल को गर्मी पसंद है तो किसी को ठंडी पसंद है। किसी किसी फसलों को ऊंची जगह पसंद होती है, किसी किसी को नीची। अलग अलग फसलों, पेड़ पौधों की अलग अलग ज़रूरतें हैं। इसलिए किसी भी एक जगह पर सिर्फ वही फसलें, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो उस जगह पे अच्छे से उगे, बड़े हों, जिन्हें उस जगह का टेम्परेचर, बारिश, मौसम सब पसंद हो। जैसे गेहूं, जिसे इंग्लिश में व्हीट कहा जाता है, उसे थोड़ी ठंडी पसंद है, और जहाँ ठंडी बिल्कुल नहीं पड़ती है वहाँ गेहूं ठीक से नहीं उगता है। जहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती वहाँ पे गेहूं की जो फसल है वो बहुत कमज़ोर उगती है। गेहूं का प्लांट ठीक से बड़ा नहीं हो पाता है। वहीं राइस यानी चावल की खेती के लिए ढेर सारा पानी चाहिए और थोड़ी गर्मी चाहिए। इसलिए हम राइस के बीज को बरसात में उगाते हैं। साउथ इंडिया में बारिश अच्छी होती है और वहाँ पे गर्मी भी थोड़ी सी रहती है, इसलिए उधर चावल की खेती ज़्यादा होती है। तो सारी फसलें, सारी क्रॉप्स, सारे पेड़ पौधे सब जगह नहीं उगते हैं, क्योंकि इन सब की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। जो भी फसलें, जो भी क्रॉप्स बरसात में उगती हैं, रेनी सीजन में, जून और सितंबर महीनों के बीच में, उन्हें खरीफ फसलें यानी खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। जो ठंडी में फसलें बोई जाती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स या रबी की फसलें बोलते हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर। अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक जितनी भी फसलें होती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। खरीफ और रबी ये सिर्फ नाम है, ताकि इनको बोलते ही समझ में आ जाए कि ये फसल किस मौसम में बोई जाती है। बरसात मतलब खरीफ और विंटर मतलब रबी। बरसात और ठंडी के बीच में जो फसल बोई जाती है उसे ज़ैद की फसलें, ज़ैद क्रॉप्स कहा जाता है। तो साल के शुरू में जो फसलें होती हैं उसे हम रबी की फसल बोलते हैं, रबी क्रॉप्स। गर्मियों की छुट्टियों में होने वाली फसल ज़ैद की, और बरसात के मौसम में होने वाली फसल खरीफ की। तो जो भी फसलें हैं, जो भी क्रॉप्स हैं, उन्हें रबी, ज़ैद और खरीफ के ग्रुप में बांटा जा सकता है। खेती मतलब ढेर सारे पौधों को ठीक से उगाना, कम से कम रुपयों का खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पौधों को उगाना एक अच्छी खेती कहलाती है। खेती के किसी भी पौधे को 4 चीज़ें चाहिए। पहला, सूरज की लाइट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा पानी चाहिए, ताकि पौधे जिंदा रहें। पर सिर्फ जिंदा रहने से पौधे बड़े नहीं हो सकते हैं। पौधों को बड़ा होने के लिए एक चौथी चीज़ भी चाहिए। ये चौथी चीज़ है मिट्टी में मौजूद बहुत से न्यूट्रिएंट्स, यानी मिट्टी के अंदर का पोषण चाहिए पौधों को। तो किसी भी पौधे को ये 4 चीज़ चाहिए: सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स। इन 4 चीज़ों में से सूरज की लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपने आप ले लेते हैं, क्योंकि ये इनके पास अपने से आ जाती है। बाकी की बची हुई 2 चीज़ें, पानी यानी वाटर और मिट्टी में अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं, पौधों को खाने के लिए किसान को ध्यान देना होता है। तो किसान के लिए खेती करने का मेन मतलब पौधों को ठीक समय पर पानी और मिट्टी से इनके ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, इसका ध्यान रखना होता है। पानी और मिट्टी की देखभाल मेन है किसी भी खेती के लिए। अब हम खेती के 7 स्टेप्स को समझते हैं। आइए अब खेती करना चालू करते हैं। खेती करने के ये जो 5 स्टेप्स हैं उनके नाम हैं: पहला, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी की तैयारी। दूसरा, सोइंग। तीसरा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। चौथा, इरिगेशन। 5वां है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। 6th है हार्वेस्टिंग।
और लास्ट है आपका स्टोरेज। सॉइल से मैन्योर इज व्हाट हार्वेस्ट सीक्स। इस एक सेंटेंस में आपके इस पूरे चैप्टर की समरी है, इसको याद कर लेते हैं। सॉइल से मैन्योर इज व्हाट हार्वेस्ट सीक्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि मिट्टी में खाद ही फसल को चाहिए। और इन सातों वर्ड्स में खेती के 7 स्टेप्स भी छिपे हुए हैं। सॉइल से मैन्योर इज व्हाट हार्वेस्ट सीक्स। सॉइल के एस से सॉइल प्रिपरेशन या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल से मैन्योर इज व्हाट हार्वेस्ट सीक्स के सॉइल से सॉइल प्रिपरेशन, से के एस से सोइंग, मैन्योर के एम से मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इज के आई से इरिगेशन, वॉट के डब्ल्यू से वीड कंट्रोल, हार्वेस्ट के से हार्वेस्टिंग और सीक्स के एस से स्टोरेज। सॉइल से मैन्योर इज व्हाट हार्वेस्ट सीक्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या सॉइल प्रिपरेशन यानी मिट्टी को फसल के लिए तैयार करना, मिट्टी को मुलायम करना ताकि इसमें हमारी फसल आराम से उग सके। सोइंग यानी बीज को बोना, मिट्टी में बीज को रखने को सोइंग बोला जाता है। फसल के पेड़ पौधे बीज से ही निकलते हैं, इसलिए बीज को मिट्टी में हम डालेंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यानी फसल के मिट्टी में खाद डालना, खाद मतलब खाना, जिससे फसल के पेड़ पौधे जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। मिट्टी में कुछ न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, इसलिए मिट्टी में इस कमी को पूरा करने के लिए अलग से खाद डालते हैं। अच्छा खाना होगा तभी हमारी फसल अच्छे से बड़ी हो पाएगी। चौथा है इरिगेशन यानी सिंचाई। खेतों में पानी डालने को सिंचाई यानी इरिगेशन कहा जाता है। फसलों को पानी भी चाहिए होता है, बिना पानी के तो ये अपने खाने को नहीं खा सकते हैं। पेड़ पौधे पानी में अपने खाने को घोल के पीते हैं, इनके दांत नहीं होते हैं, पानी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। पांचवा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी खरपतवार से पेड़ पौधों को बचाना। वीड हम उन्हें बोलते हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है। घास फूस भी पेड़ पौधों के साथ निकल आती है और ये घास फूस हमारी फसल के खाने पानी को खाती है, जिससे हमारी फसल को खाना पानी कम मिलता है। इसलिए हम इन्हें निकाल देते हैं ताकि हमारी फसल के पेड़ पौधों को ज़्यादा खाना और पानी मिल पाए, जिससे वो अच्छे से बड़े हो सकें। उसके बाद है हार्वेस्टिंग, मतलब जब फसल हमारी पक जाती है, खाने लायक हो जाती है, तो हम उसकी कटाई करते हैं, इसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। सातवां है स्टोरेज। इन कटी हुई फसल के रूप में जो खाना हमें मिले उसे अच्छी तरीके से रखते हैं ताकि ये खाना खराब न हो जाए, इसे स्टोरेज कहा जाता है। यही 7 स्टेप्स हम ठीक से पढ़ेंगे और आप खेती करना सीख जाएंगे। बस इतना ही है आपका चैप्टर। तो आइए एक एक करके इन 7 स्टेप्स को समझना शुरू करते हैं। आपको मेरी वीडियोस यूट्यूब पर दिखें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास 8 के बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे कुछ महीनों में मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके खेती के इन 7 स्टेप्स को डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। खेती के लिए सबसे पहले आपके पास होने चाहिए खेत या जगह, मिट्टी, जिसमें बीज को बोया जाएगा। अगर ये मिट्टी बहुत टाइट होगी तो पौधों की रूट्स अंदर तक अच्छे से नहीं घुस पाएंगी, और अगर रूट्स अच्छे से अंदर नहीं घुस पाए मतलब मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण को नहीं ले पाएंगी, और जब मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को ले ही नहीं पाएंगे मतलब अच्छे से बड़े नहीं हो पाएंगे। तो हार्ड मिट्टी की वजह से पौधे ठीक से बड़े नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें मिट्टी को मुलायम करना पड़ता है। मिट्टी को मुलायम करने को प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या सॉइल प्रिपरेशन कहा जाता है। मिट्टी को मुलायम करने के लिए किसान इस मिट्टी को खोद देते हैं। खोदने से मिट्टी मुलायम हो जाती है।
मिट्टी को मुलायम करने के तरीके को, मिट्टी को मुलायम करने के प्रोसेस को टिलिंग या प्लाविंग कहा जाता है। मिट्टी को मुलायम करने के कई फायदे हैं। मिट्टी के मुलायम होने से पौधों की जो जड़ें हैं यानी उनकी रूट्स अच्छे से बड़ी हो पाती है और उनकी बड़ी रूट्स मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा सोखती है, इसलिए पौधे अच्छे से बड़े हो पाते हैं। पौधों की जो रूट्स होती है उनको भी हवा चाहिए होती है सांस लेने के लिए, और मुलायम मिट्टी होने से वो अच्छे से सांस ले पाती है। मिट्टी के मुलायम हो जाने से मिट्टी में अर्थवॉर्म्स यानी केंचुए भी इसमें चल पाते हैं। अर्थवॉर्म्स मिट्टी को फिल्टर करते हैं, जैसे आरओ से पानी फिल्टर होता है, ठीक वैसे ही अर्थवॉर्म्स भी मिट्टी को फिल्टर करते हैं। मिट्टी में ज़्यादा अर्थवॉर्म्स मतलब मिट्टी का ज़्यादा फिल्टर होना, और जितना ज़्यादा मिट्टी का फिल्टर होना मतलब उतना ज़्यादा मिट्टी का अच्छा होना, और जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी मिट्टी उतने अच्छे आपके पौधे। मुलायम मिट्टी ज़्यादा पानी सोख सकती है, इसलिए जब मिट्टी मुलायम होती है और इसको पानी मिलता है तो ज़्यादा पानी को सोख लेती है। ज़्यादा पानी सोखने से मुलायम मिट्टी कठोर मिट्टी की तुलना में ज़्यादा दिनों तक पानी को पौधों में डाल सकती है। मिट्टी को मुलायम करने को प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या सॉइल प्रिपरेशन कहा जाता है। मिट्टी को मुलायम करने के लिए किसान इस मिट्टी को तोड़ देते हैं, इस मिट्टी को खोद देते हैं। मिट्टी को खोदने के कई उपाय हैं। थोड़ी सी मिट्टी है किसी गमले में तो उसे आप अपने हाथ से खोद के मुलायम कर सकते हैं। अगर एक रूम के बराबर मिट्टी है तो उसे फावड़े, खुरपी या ऐसे किसी भी दूसरी चीज़ से खोद के मुलायम कर सकते हैं। और अगर किसी छोटे खेत में मिट्टी को खोद के बराबर करना है तो इसे बैलों की मदद से खोद के मुलायम करना पड़ेगा। हमें अपने फावड़े और खुरपी से इस खेत को खोदने में कई दिन लगेंगे, इसलिए हम बैलों या ऊंटों की ताकत से खोदते हैं। बैलों के पीछे हम खेत को खोदने वाली एक ऐसी चीज़ को लगा देते हैं जो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसे प्लाव कहते हैं, और जो पूरा लोहे से बना हुआ होता है ऐसा, उसे हम हो बोलते हैं, HOE। इनको मिट्टी में घुसा के बैलों से खिंचवाते हैं। ये मिट्टी के अंदर घुसा हुआ होता है और बैल या भैंसों से इसे खिंचवाते हैं। बैल और भैंसें इसे खींचते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ इसे खींचते हुए जाते हैं वहाँ वहाँ मिट्टी खुदती हुई जाती है, और पूरे खेत में हर जगह खिंचवा देने से पूरे खेत की मिट्टी ही खुद जाती है। खुद जाना मतलब टूट जाना, मतलब मुलायम हो जाना। अगर खेत बड़ा है तो बैलों से जुतवाने में, खेत को बैलों से खुदवाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए बड़े खेतों की मिट्टी को खोदने के लिए हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। ये जो लोहे की चीज़ आप देख रहे हैं इसे कल्टीवेटर कहा जाता है। इसमें मिट्टी को खोदने के लिए ढेर सारे प्लाउज होते हैं, इसे हम प्लाउज बोलते हैं। ट्रैक्टर में बहुत ताकत होती है, इसलिए ये बहुत आसानी से बड़े खेत की मिट्टी को भी जल्दी से खोद के मुलायम कर सकती है। तो पहला स्टेप हमने समझ लिया, सॉइल प्रिपरेशन। अब दूसरा स्टेप्स को समझते हैं जो है सोइंग। सोइंग मतलब बोना। मिट्टी को मुलायम करने के बाद किसान इस मिट्टी में बीज, सीड्स को डाल देते हैं। सीड्स को मिट्टी में डालने को सोइंग यानी बुआई कहा जाता है। एक सीड से फसल के एक पौधा उगता है। एक सीड से फसल का एक पौधा उगता है, और ये एक पौधा जब बड़ा हो जाता है तो इसमें ढेर सारे बीज, ढेर सारे सीड्स फिर निकलते हैं। इन ढेरों सीड्स को किसान, हम, आप सब खाते हैं। अगर आपको एक रूम के बराबर मिट्टी में गेहूं की खेती करनी है, इस जगह पे अगर आपको गेहूं की खेती करनी है तो आपको एक मुट्ठी या 2 मुट्ठी गेहूं चाहिए होंगे। किसान भी पिछले सालों में जो भी फसल से अनाज होता है उसमें से कुछ अनाज को बीज के लिए थोड़ा सा निकाल के साइड में कहीं रख देते हैं, और इस थोड़े से बीज को बोने के बाद उनको फिर से इसमें से ढेर सारा अनाज मिल जाता है। मिट्टी सीड्स को मल्टीप्लाई करती है। अगर आपने 10 सीड्स, 10 बीज मिट्टी में डाले तो जब इन 10 सीड से पौधे बड़े हो जाएंगे तो आपको हज़ारों सीड्स मिलेंगे।
इन हज़ारों सीड्स में से कुछ सीड्स को किसान फिर से सीड के लिए रख देते हैं और बाकी से हमारे आपके लिए खाना बनता है। सीड्स भी दो प्रकार के होते हैं, देसी सीड्स और हाइब्रिड सीड्स। जो बीज किसान अपनी फसल में से बचा के रखते हैं और उन्हें दोबारा बोते हैं, उन्हें देसी बीज या इंडिजिनस सीड्स भी कहा जाता है। देसी बीज की खास बात यह होती है कि इनसे जो फसल होती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। देसी बीजों को कम खाद चाहिए। देसी बीजों से पैदावार कम होती है। देसी बीजों से उत्पादन कम होता है, पर देसी बीजों से जो अनाज पैदा होता है उसका टेस्ट अच्छा होता है। देसी बीजों की खास बात यह है कि इनमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। देसी बीजों से पैदा हुआ अनाज शरीर को ज़्यादा फायदा पहुंचाता है और इसलिए किसान देसी बीज से फसल खुद के खाने के लिए लगाते हैं। वहीं जो हाइब्रिड सीड्स होती हैं उनसे पैदावार बहुत होता है। हाइब्रिड सीड्स को HYV भी बोला जाता है। HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज, मतलब ज़्यादा उत्पादन देने वाले बीज। हाइब्रिड या HYV बीज दो अलग प्रकार के बीजों को मिला के बनाया जाता है। इस हाइब्रिड बीज को हर बार बोने के लिए आपको दुकान से खरीदना पड़ता है। हाइब्रिड बीजों से पैदावार अधिक होती है। हाइब्रिड या HYV बीजों में ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व नहीं होते हैं। देसी बीजों के मुकाबले ये कम फायदा करते हैं, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से ये बीज काफ़ी अच्छे होते हैं। इन बीजों से अधिक उपज निकलती है, पैदावार ज़्यादा होती है। किसान इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि अधिक मात्रा में फसल प्राप्त कर सकें, उत्पादन ज़्यादा हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खा सकें और किसान को इसे बेचने में ज़्यादा फायदा भी हो सके। तो बुआई यानी सोइंग के लिए बीज यानी सीड को मुलायम मिट्टी में डालना होता है। मिट्टी में डालने से पहले किसान इन बीजों को पानी में डालते हैं, जिससे जो खराब बीज होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। जब बीज खराब होते हैं तो हल्के हो जाते हैं और हल्के होने से ये बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, जिसे किसान निकाल के फेंक देते हैं और जो बीज पानी में डूब जाते हैं उसे वो बुआई यानी सोइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब किसान मिट्टी को खोदते हैं तो उसी समय बीज भी बोते रहते हैं ताकि एक साथ ही दोनों काम को किया जा सके। छोटे खेतों में जब बैल से मिट्टी की खुदाई होती है तो किसान मिट्टी खोदने वाली प्लाऊ के पीछे एक ऐसा उपकरण, एक ऐसी चीज लगा देते हैं और इसमें बीज डालते रहते हैं। बीज इन पाइप से धीरे धीरे खुदी हुई मुलायम मिट्टी में चली जाती है और ऐसे मिट्टी को खोद के मुलायम करते करते किसान सोइंग यानी बीज भी बो देते हैं। जब खेत बड़ा होता है तो उसमें बैलों से खोदने में और बीज को बोने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए किसान मिट्टी को खोदने और बीज को उसी समय पे बोने के लिए सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। सीड ड्रिल कल्टीवेटर जैसा होता है और इससे मिट्टी को खोदने के काम में और बीज बोने के काम में भी लिया जाता है। सीड ड्रिल से बीज बोया जाता है। सीड ड्रिल मतलब सीड को ड्रिल करके अंदर डालने वाला, सीड को मिट्टी खोद के अंदर डालना। ये सीड ड्रिल के ढेर सारे प्लाउज मिट्टी को ऊपर उठाते हैं, खोदते हैं और जब ये सीड ड्रिल ट्रैक्टर के साथ साथ चलता है तो चलने से ये वाला जो इसका गोल हिस्सा है वो घूमता है गोल गोल, और इस पहिए के गोल गोल घूमने की स्पीड के हिसाब से इसमें रखे गए सीड्स, इसमें रखे गए बीज एक बराबर मिट्टी में चले जाते हैं, धीरे धीरे गिरते हैं। जब मिट्टी में सीड चले जाते हैं तो बीज दिखते नहीं हैं, क्योंकि सीड ड्रिल जो है वो बीज को मिट्टी के अंदर डालता है और बीज नहीं दिखते हैं, इसलिए बर्ड्स और एनिमल्स इन बीजों को खा नहीं पाते हैं। अगर आपने खेत में बीज बोया और सारे बीजों को बर्ड्स यानी चिड़ियों ने खा लिया एक एक करके, तो आपकी फसल तो हो ही नहीं पाएगी। इसलिए
सीड ड्रिल या बैलों के साथ में बीज बोने वाले तरीकों से बीज को मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। अगर आप ढेर सारे बीज को एक जगह पे बो देंगे तो इन बीजों से निकलने वाले सारे पौधों को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, और कम जगह मिलने के कारण ये ठीक से बड़े नहीं हो पाते हैं। इसलिए ढेर सारे बीजों को एक जगह पे नहीं बोना चाहिए। तो हमने मिट्टी को मुलायम करके तैयार किया। उसके बाद हमने इस मिट्टी में सीड्स यानी बीज डाल दिए। अब अगले स्टेप 3 पे चलते हैं, जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो प्लांट्स होते हैं, जो फसल के पौधे होते हैं, उनका मेन खाना तो मिट्टी से ही आता है। और अगर प्लांट्स हमेशा हर साल मिट्टी से खाने को निकालते रहेंगे लगातार, तो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिट्टी में जो प्लांट्स के लिए खाना है, वो कम हो जाता है। और जब प्लांट्स के लिए खाना कम हो जाता है तो ये ठीक से बड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्लांट्स को खाने के लिए मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स तो नहीं है, ये तो कम है। तो ऐसी स्थिति में खेती करने के लिए ऐसी मिट्टी में जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, किसान मैन्योर और फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं। ये प्लांट्स के लिए 2 तरह के खाने होते हैं। तो मिट्टी में जब प्लांट्स के लिए, जब फसल के लिए न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो फार्मर अपने मिट्टी में मैन्योर या फर्टिलाइज़र डालते हैं, ताकि फसल के प्लांट्स को खाने को अच्छे से मिल पाए और वो बड़े हो सकें। तो किसान मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, जिसे हिंदी में खाद और उर्वरक कहा जाता है। मैन्योर मतलब खाद शब्द खाना से बना है, तो मैन्योर मतलब मिट्टी का खाना, और फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक शब्द उगाने से बना है। मैन्योर से मिट्टी को पूरा खाना मिल जाता है, जिसे हमारी फसल खाती है। वहीं उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से भी फसल की उत्पादन अच्छी होती है, पैदावार ज़्यादा होती है। फर्टिलाइजर्स डालने पे पैदावार तो अच्छी होती है, पर फसल की क्वालिटी, क्रॉप का टेस्ट अच्छा नहीं होता है। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में केमिकल डाल के बनाया जाता है। यूरिया, DAP, पोटाश, SSP, ETC फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं। वही मैन्योर को नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है, जैसे गोबर, किचन वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यू यानी फसल की बची हुई डंडियाँ, पत्तियाँ, ETC। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा होता है। ये तीनों चीज़ों से फसल के पौधे जल्दी से बड़े हो पाते हैं। मिट्टी में बहुत कुछ होता है जो प्लांट्स को चाहिए होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीज और बोरॉन। प्लांट्स बहुत कुछ मिट्टी से निकाल लेते हैं और अच्छे से बड़े होते हैं। ये सब आपको याद नहीं करना है, मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता रहे कि प्लांट्स के लिए मिट्टी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ। मिट्टी में भी ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, ये भी ख़त्म या कम हो जाती हैं। जैसे आपने कोई प्लांट लगाया तो ये प्लांट अपने लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स को सोख लेगा जो भी उसे चाहिए होगा, और बार बार अगर आप यही प्लांट लगाते रहेंगे और इसे ट्रक में भर के इन्हें कहीं और भेज देंगे तो इस मिट्टी में ये न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स कम हो गए मतलब बाद में जो प्लांट्स निकलेंगे उनके खाने के लिए चीज़ें कम है, तो वो ठीक से बड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें अलग से ये सब न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में फिर से डालना होता है। तो फिर हमें अलग से न्यूट्रिएंट्स को डालना पड़ता है। हम इन न्यूट्रिएंट्स को मैन्योर या फर्टिलाइज़र डाल के पूरा करते हैं। एनिमल्स की जो पॉटी होती है, जो मैन्योर होता है, जो गोबर होता है, उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसलिए इनके गोबर भी मिट्टी में डालने से प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को मिल जाते हैं। इस छोटे से प्लांट को ये खाद डाला जा रहा है ताकि इसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके और ये ठीक से बड़े और मजबूत हो। अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम हैं तो जो फसल होगी, जो दाने लगेंगी, जो फल आएंगे, उनमें भी न्यूट्रिएंट्स कम रहेंगे।
एक अच्छी मिट्टी जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें गोबर का मैन्योर डाला गया हो, उसमें जो ऑरेंज का फल आएगा उसकी क्वालिटी फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी में बड़े हुए ऑरेंज से काफ़ी अच्छी होगी, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा। आजकल जो हम खाना खा रहे हैं वो ज़्यादातर कमज़ोर मिट्टी जिसमें न्यूट्रिएंट्स ठीक नहीं हैं उसमें उगाए गए होते हैं, ढेर सारा फर्टिलाइज़र डाल के। इसलिए ये नुकसान करते हैं और हमारी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी धीरे धीरे वीक हो रही है। 70-80 साल पहले का एक ऑरेंज आज के करीब 21 ऑरेंज के बराबर फ़ायदा करता है। सोचिए, एक ऑरेंज तब का अभी के 21 ऑरेंज के बराबर है। ऐसा ही बाकी के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, दालें सब के साथ है। हमारी मिट्टी के कमज़ोर होने से हम भी कमज़ोर हो रहे हैं। ढेर सारे लोगों का पेट भरने के लिए किसानों को मिट्टी में फर्टिलाइजर्स डालना पड़ता है ताकि पैदावार ज़्यादा हो, पर ज़्यादा पैदावार के चक्कर में इनके न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं। मिट्टी को अच्छा और स्वस्थ रखने के लिए मिट्टी में गोबर, घास फूस, किचन कंपोस्ट etc को डालना चाहिए। मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का सही समय पर और सही मात्रा में इस्तेमाल करना खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। यह निर्णय कि खेत में कितना मैन्योर और कितना फर्टिलाइज़र डालना चाहिए ये किसान अपने अनुभव, मिट्टी की स्थिति और फसल की आवश्यकताओं के आधार पर लेते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी फसल लगाने पे वो मिट्टी में हवा से न्यूट्रिएंट्स पकड़ के, हवा की नाइट्रोजन को पकड़ के मिट्टी में डाल देते हैं और मिट्टी को घाटा नहीं बल्कि इनको बोने से फ़ायदा होता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि राजमा, चना, अरहर, मूंग जो हमारी दालें हैं, जो इनकी फसल होती है वो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देती है। इसलिए 2 फसलों के सीज़न के बीच में किसान लेग्यूमिनस प्लांट्स वाली फसलों को बोते हैं ताकि मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस हुआ है वो रिकवर किया जा सके। एक खेत में अलग सीज़न में अलग अलग सीज़न में अलग अलग फसलों को लगाने को क्रॉप रोटेशन कहते हैं और इससे मिट्टी की क्वालिटी बनी रहती है, ठीक रहती है। सॉइल से मैन्योर इज व्हाट हार्वेस्ट सीक्स। तो हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को भी समझ लिया। पहले किसान सॉइल प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसमें सीड डालते हैं जिसे सोइंग कहा जाता है। सीड डालने के बाद किसान खेत में मैन्योर यानी खाद और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर डालते हैं और इतना करने के बाद प्लांट्स को चाहिए पानी। जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी में डाले गए खाद और उर्वरक को पानी की मदद से पानी में घोल के पीते हैं। इनके दांत नहीं होते हैं इसलिए अपना ये सारा खाना पानी में घोल के एब्जॉर्ब करते हैं। अगर पौधों को ढेर सारा खाना दे दिया जाए और पानी न दिया जाए तो वो इस ढेर सारे खाने के होते हुए भी मर जाएंगे, क्योंकि बिना पानी के इनके लिए ये खाना किसी काम का नहीं है। पौधे न्यूट्रिएंट्स को, खाद को, फर्टिलाइजर्स को तभी यूज़ कर सकते हैं जब वो पानी में घुले हुए हों। पौधों को खाना खाने का एक ही तरीका है और वो है पानी में घोल के रूट्स के मदद से इन्हें अपने अंदर खींच के यूज़ करना। तो प्लांट्स को पानी चाहिए ही चाहिए ताकि ये अपना खाना खा सके। बिना पानी के पौधे फोटोसिंथेसिस भी नहीं बना सकते हैं। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए ताकि पौधे फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना सके। फोटोसिंथेसिस से पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और इस ग्लूकोज की एनर्जी से मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को खींच के अपना पूरा खाना बना के खाते और बड़े होते हैं। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिट्टी इन्हें ठीक से जीने के लिए ज़रूरी है। वाटर के और भी कई उपयोग हैं। पौधों को पानी बहुत ज़रूरी है। पानी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। पानी प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके उन्हें रूट से लीव तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। पानी प्लांट्स का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब प्लांट्स पानी को इवोपरेट करते हैं जिससे कूलिंग इफेक्ट होता है।
तो प्लांट्स को पानी कब देना है, कितना देना है, इसे इरिगेशन कहा जाता है। इरिगेशन को हिंदी में सिंचाई कहा जाता है। और बिना पानी के पौधे बीज से नहीं निकलते हैं, तो इरिगेशन यानी सिंचाई फसल के लिए ज़रूरी है। अब पौधों को पानी भी कई तरह से दिया जा सकता है। पौधों को पानी मिट्टी के ऊपर से दिया जा सकता है, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम। आपने स्प्रिंकलर देखे होंगे जो पानी को बारिश जैसे ऊपर से छोड़ते हैं, पानी को स्प्रिंकल करते हैं। पौधों को पानी मिट्टी के सतह पर दिया जा सकता है, छोटी छोटी नाली बनाकर। इसे सरफेस इरिगेशन कहा जाता है। और ये जो नाली बनाना होता है, ये सरफेस इरिगेशन का मिट्टी के सतह पर पानी देने का एक अच्छा एग्जाम्पल है। सिंचाई इरिगेशन का जो सबसे कॉमन तरीका है वो है सरफेस इरिगेशन, सतही सिंचाई। इस इरिगेशन में किसान ढेर सारा पानी खेतों में डाल देते हैं, पानी से खेत ही भर देते हैं। सरफेस इरिगेशन में पानी का इस्तेमाल बहुत होता है। खेतों को पूरा पानी से भरने के कई नुकसान होते हैं। पानी भर जाने से पौधों की जो रूट्स होती हैं वो सांस नहीं ले पाती हैं, उन्हें सफोकेशन, उन्हें घुटन होने लगती है। और अगर पौधों की रूट्स देर तक सांस नहीं ले पाएंगी तो पौधे मर सकते हैं, सूख सकते हैं। पौधों को सिंचाई करने के लिए सरफेस इरिगेशन एक प्राचीन और प्रमुख तरीका है। इसमें खेतों में लंबी गहरी नालियों द्वारा पानी को भेजा जाता है। तो मिट्टी के ऊपर से सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन, मिट्टी के सतह के लिए सरफेस इरिगेशन जिसमें मेड़ बनाया जाता है, मिट्टी की छोटी छोटी बाउंड्री बनाई जाती है, इनमें नालियां बनाई जाती है। और तीसरा है मिट्टी के नीचे या मिट्टी के पास में सिंचाई, सब सरफेस इरिगेशन, जैसे ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में पानी को पौधों के रूट्स में डायरेक्ट पाइप लगा के बूंद बूंद दिया जाता है। इरिगेशन के इस तरीके में पानी का खर्च सबसे कम होता है, बहुत कम पानी का यूज होता है। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पौधों की जड़ों में जाता है, इसलिए पौधों की जड़ों को सांस लेने में घुटन भी नहीं होती है। अगर आपको सिंचाई का इरिगेशन का एक तरीका चुनना पड़े जो सबसे अच्छा हो तो वो है ड्रिप इरिगेशन। पहले ढेकली, मोट, चैन पंप, राहट जैसे तरीके यूज होते थे और इन सारे तरीकों में पानी को जमीन के अंदर से निकाल के खेतों में गिरा दिया जाता था। ये सब सरफेस इरिगेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो सिंचाई के इरिगेशन के 3 तरीके हैं, मिट्टी के ऊपर यानी स्प्रिंकलर, मिट्टी के सतह सरफेस पे जैसे सिंचाई के पुराने तरीके जिसमें नाले बना के खेतों तक पानी को पहुंचाया जाता है, और मिट्टी के नीचे वाले इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन जिसमें बूंद बूंद पानी पौधों की जड़ों में, पौधों के रूट्स में डाला जाता है और ये सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका है। तो हमारे इस 7 स्टेप्स सॉइल से मैन्योर इज व्हाट हार्वेस्ट सीक्स में हमने सॉइल प्रिपरेशन, SKS से सोइंग, मैन्योर से मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इज से इरिगेशन, और जो अगले 3 स्टेप्स हैं जो हम पढ़ेंगे वो है वीड्स यानी खरपतवार, हार्वेस्ट यानी हार्वेस्टिंग यानी फसलों की कटाई, और सीक्स से स्टोरेज यानी इनको फसलों को, इनके अनाज को कैसे ठीक से रखना है। तो आइए वीड यानी खरपतवार को समझते हैं। वीड या खरपतवार बोलते किसे हैं? मान लीजिए कि आपने खेती की है चने की, लेकिन इस चने की फसल के साथ साथ दूसरे पौधे भी निकल आए हैं, जैसे घासें, जंगली गेहूं, बथुआ, जंगली ज्वार, मूंगफली इत्यादि, जो आपने बोए नहीं हैं और न आपको ये सब चाहिए। आपने सिर्फ चना बोया है और आपको सिर्फ चना ही चाहिए। चने के अलावा जो भी फिर खेत में निकल आया है उसे हम खरपतवार बोलेंगे या वीड बोलेंगे। जो वीड्स हैं वो भी पौधे हैं और आपकी फसल चना भी पौधा है, और इन दोनों को सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए और मिट्टी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। ये दोनों को चाहिए, वीड्स को भी और हमारी फसलों को भी। और जितने ज़्यादा पौधे होंगे खेत में उतना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा इन सब का, खाने का, रहने का, पीने का,
और ज़्यादा कंपटीशन होने से चने की जो आपने खेती की है उसको जो चीज़ें चाहिए खाने और बढ़ने के लिए उसे तो ये वीड्स यानी अनचाहे पौधे भी खा रहे हैं। और इसलिए आपकी जो चने की खेती है वो कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि चने के खाने की चीज़ों को दूसरे पौधे भी खा रहे हैं। तो इन वीड्स को हटाना पड़ेगा ताकि आपके चने की फसल अच्छी हो। इन वीड्स को, इसका मतलब है कि चने के खेत से निकालना पड़ेगा। अगर खेत छोटा है तो खुरपी से या हाथ से आप एक एक करके इन चने के अलावा दूसरे जितने भी पौधे हैं जिन्हें वीड कहा जाता है आप निकाल सकते हैं। पर अगर खेत बड़ा है तो एक एक करके निकालने में बहुत समय और मेहनत लगेगा। इसलिए इन ढेर सारे वीड्स को निकालने का जो तरीका है जो किसान अपनाते हैं वो है वीडीसाइड का, जिसे हर्बिसाइड भी कहा जाता है। वीड मतलब अनचाहे पौधे और साइड मतलब मार देना। तो वीडीसाइड केमिकल्स या दवाइयाँ होती हैं जो इन वीड्स को मार देती हैं, लेकिन हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। फसल को नुकसान ये इसलिए नहीं पहुंचाती हैं क्योंकि इन दवाइयों को इस तरह से बनाया जाता है कि इनका असर हमारे फसलों पर न हो और ये सिर्फ वीड्स को ही नुकसान करें, वीड्स को ही मारे। वीड्स को निकालने के प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है। ये जो वीडीसाइड्स होते हैं वो जहरीले होते हैं, इसलिए जो किसान इन दवाइयों को खेत में डालते हैं उन्हें हमेशा अपना मास्क, अपना नाक मुंह ढक के रखना चाहिए और जब बहुत ज़रूरत न हो तो इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन वीडीसाइड, इन दवाइयों का इस्तेमाल जो वीड्स छोटे होते हैं तभी किया जाता है ताकि मुलायम छोटे वीड्स जल्दी से मर जाएं। नहीं तो एक बार अगर इनमें फ्लावर आ गए तो ये पूरे खेत में फैल जाएंगे और फिर इनको निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। तो हमने खेत में मिट्टी ठीक की, उसमें बीज बोए, हमने खेत में खाद और उर्वरक डाले और पानी दिया। इतना करने के बाद खेत में पौधे उगे और इनके साथ वीड्स भी आए। हमने वीड्स यानी खरपतवार को निकाल दिया, हटा दिया और कई बार और पानी दिया। जब धीरे धीरे कई महीनों में फसल तैयार हो जाती है यानी जब फसल पक जाती है तो उसे काटना पड़ता है। फसल को नीचे से काट के उसको पटक के फसल में जो बीज होती है, जो अनाज होता है, उसे इस पकी हुई तैयार फसल से निकाला जाता है। इस निकालने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है और थ्रेशिंग हार्वेस्टिंग का एक हिस्सा होता है। किसान के पास अगर फसल कम है तो वो हाथ से फसल को पहले काटते हैं। काटने के लिए वो ऐसी एक लोहे की चीज़ का यूज़ करते हैं जिसे इंग्लिश में सिकल कहा जाता है और हिंदी में इसे हंसुआ कहा जाता है। फसल को काटने के बाद किसान इस फसल को किसी पत्थर पर पटकते हैं जिससे अनाज के दाने टूट के नीचे गिर जाते हैं। इन अनाज के दानों के साथ साथ फसल के टूटे हुए हिस्से भी होते हैं। इन टूटे हुए फसल के बाकी हिस्सों संग अनाज को उठा के किसान, हवा जब चलती है तो उसे ऊपर से सूप या बाल्टी में भर के गिराते हैं। गिराने से जो हल्के पार्ट्स होते हैं फसल के, जो टुकड़े होते हैं, वो उड़ के दूर गिरते हैं और अनाज वहीं नीचे गिर जाता है क्योंकि अनाज भारी होता है। और फिर किसान अनाज को अलग और कचरे का यूज़ गाय भैंसों को भूसा खिलाने में करते हैं। तो किसान इस अनाज के साथ टूटे हुए फसल के कचरे को उठा के बाल्टी या सूप से हवा की मदद से अलग कर लेते हैं और उनकी हार्वेस्टिंग पूरी हो जाती है। लेकिन अगर खेत बहुत बड़ा है तो हाथ से खेत को काटने और अनाज को पीट के फसल से अलग करने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है। इसलिए इस पूरे काम को किसान मशीन की मदद से करते हैं। इस मशीन को कंबाइन बोला जाता है। इस मशीन की मदद से किसान फसल को काटते हैं और ये कंबाइन मशीन, जिसे गांव में हार्वेस्टर भी बोला जाता है, ये फसल को काटने के साथ साथ फसल के अनाज को, ग्रेन्स को फसल के कचरे यानी भूसे से भी अलग कर देती है। और इस मशीन की मदद से ढेरों खेतों में लगी फसल को कुछ घंटों में ही हार्वेस्टिंग की जा सकती है। अब जब फसल से अनाज को हार्वेस्टिंग से निकाल लिया गया तो अब अगला स्टेप है कि इस अनाज को कैसे सुरक्षित, अनाज को कैसे सेफली रखा जाए ताकि ये जल्दी खराब न हो। अनाज को अच्छे से सेफ्टी के साथ रखने का प्रोसेस ही
रखने का जो प्रोसेस है उसका नाम है स्टोरेज, और ये हमारा 7वां प्रोसेस है, लास्ट। जो अनाज होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसे खाने पे हमें ताकत मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी तो सारे ऑर्गेनिजम्स को चाहिए, न्यूट्रिशन तो सारे ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। इसलिए चूहे, फफूंद, कॉकरोच और बाकी के कीड़े भी इस अनाज को खाने के चक्कर में रहते हैं। वो सब भी इसे खा के अपने न्यूट्रिशन की ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, और हमें अपने इस हार्वेस्ट को, अपने इन अनाजों को इनसे बचाना होता है। अगर अनाज वेट है यानी गीला है और आपने इसे कहीं रख दिया तो इसमें फफूंद आ जाएगी और इसे खाने लगेंगी, और सारे अनाज को वो खा के खराब कर सकते हैं। इसलिए इन अनाजों को रखने से पहले हमें इन्हें अच्छे से सुखाना होता है। इसमें नीम की पत्तियों को भी डाला जाता है। नीम कड़वी होती है, इसलिए कुछ कीड़े नीम के होने से अनाज को नहीं खाते हैं। छोटे किसान जिनके पास अनाज कम होता है वो गनी बैग्स या जिसे बोड़ा बोला जाता है उसमें स्टोर करके रखते हैं, उसमें अनाज को भर के रख देते हैं। वहीं जो बड़े किसान हैं या जो अनाज सरकार खरीदती है वो बड़े बड़े अनाज रखने की स्टोरेज टैंक्स होती हैं, जिन्हें साइलोस कहा जाता है। ये बहुत बड़े होते हैं और इनमें हजारों बोरे अनाजों को सेफ्टी के साथ रखा जा सकता है। तो हमने खेती के 7 स्टेप्स को डिटेल में समझा। सॉइल से मैन्योर इज व्हाट हार्वेस्ट सीक्स। इस सेंटेंस में 7 स्टेप्स छुपे हुए हैं। सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीड कंट्रोल, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। आइए अब एनिमल हस्बेंड्री के बारे में समझते हैं। जब लोग क्रॉप्स के अलावा इस जानवरों को बड़ी सी जगह पर रखते हैं, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, उन्हें अच्छा खाना देते हैं, उनका इलाज करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। एनिमल हस्बेंड्री के जरिए लोग जानवरों से मिल्क, दही, घी, मटन, चिकन और अन्य डेयरी और मांसाहारी उत्पादों को प्राप्त करते हैं। इसके साथ आपका चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट खत्म हुआ। आइए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये दिए गए शब्दों में से आपको सही शब्द चूज करके जो ABCD दिया गया है इसमें आपको फिल करना है। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। एक जैसे सारे पेड़ों को एक जगह पर उगाना और उन्हें एक साथ एक बड़े से स्केल पे काटना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे क्रॉप कहा जाता है। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। पहला स्टेप क्या होता है हमने पढ़ा है। पहला स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बिना मिट्टी से कोई खेती की शुरुआत नहीं हो सकती है। सी है डैमेज्ड सीड्स वुड ऑन डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। जो खराब सीड्स होते हैं वो पानी में अगर हम डालेंगे सीड्स को, ढेर सारे सीड्स को, तो जो उनमें से खराब सीड्स होते हैं वो हल्के होते हैं, इसलिए वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, फ्लोट करते हैं। फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर, यहाँ पे ऊपर आपका फ्लोट का ऑप्शन भी है। लास्ट है आपका इसमें, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। यहाँ पे नीचे आपका है डैश फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से आपको क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। ऊपर चेक करिए, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है, इसलिए हम यहाँ पे डाल देंगे न्यूट्रिएंट्स। सनलाइट है, इसके अलावा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स अपने से ले लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे? वाटर। ये आपका ऊपर ऑप्शन में भी है। क्वेश्चन 2 है, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। जो कॉलम ए में ऑप्शंस हैं उनको हमें कॉलम बी में मैच करना है। पहला है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? इसके एग्जांपल्स क्या हैं? खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो बरसात के सीज़न में होती हैं, रेनी सीज़न में। धान यानी जो हमारा पैडी है, चावल, वो बरसात के सीज़न में होता है। तो पैडी और मेज़ ये दोनों हमारे खरीफ क्रॉप्स के हैं एग्जाम्पल्स। रबी क्रॉप में क्या होता है? वीट, ग्राम और पी। डी जो ऑप्शन है आपका, तो हम रबी क्रॉप्स को वीट, ग्राम और पी में मिला देंगे।
केमिकल फर्टिलाइजर्स आपके क्या हैं? देखिए, फूड फॉर कैटल, ये पता नहीं क्या है, क्यों दिया है इन्होंने। यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ये आपको केमिकल जैसा नाम लग रहा है, इसलिए आप सीधा इसमें लगा देंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक जो है, जो नेचुरल प्रोसेस से खाद बनाई जाती है। एनिमल एक्सक्रेटा, एनिमल का जो मल मूत्र है वो। काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये आपका ऑर्गेनिक मैन्योर है। क्वेश्चन 3 है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। ए, खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप के क्या 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके? पैडी और मेज। बरसात में आपका धान होता है और उसके साथ मक्का की जो खेती होती है। 2, रबी में आपका वीट और ग्राम, चना और गेहूं, आपकी रबी ठंडियों की ये क्रॉप्स है। क्वेश्चन 4 है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक पैराग्राफ अपने शब्दों में इन चारों पे लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग और थ्रेशिंग। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसके बारे में हमें एक पैराग्राफ लिखना है, तो हम लिखेंगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बारे में आपको एक मैं पैराग्राफ बता देता हूँ, लिख देता हूँ, पढ़ देता हूँ। Preparing the soil is the first step in growing crops. This involves turning and loosening the soil using tools like a plow to make it soft and airy. जो सॉइल का प्रिपरेशन होता है वो पहला स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। इसमें जो मिट्टी होती है उसको घुमाया जाता है और लूज किया जाता है। जो टूल्स इसके लिए यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं प्लाउ, जिससे ये मुलायम और एयरी हो जाती है, जिसके अंदर हवा जा सकती है। दिस हेल्प्स प्लांट रूट्स टू ग्रो डीप एंड अलाउज एयर एंड वाटर टू रीच देम इजीली। इस वजह से जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो अंदर तक जा पाती हैं। एंड अलाउज एयर एंड वाटर टू रीच देम इजीली, और इस वजह से उनके पास हवा और पानी आसानी से आ जाता है। लूजनिंग द सॉइल ऑल्सो हेल्प्स फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स टू थ्राइव, विच फर्दर एनरिच द सॉइल। जब मिट्टी लूज हो जाती है तो अर्थवॉर्म्स और दूसरे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस मिट्टी में अच्छे से बड़े होते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी को और फायदा होता है। द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, and by turning the soil, these nutrients are brought to the surface for the plants to use. जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स को चाहिए, और जब हम मिट्टी को घुमाते हैं, तोड़ते हैं, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में होते हैं वो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वहाँ तक आ पाती हैं। ये न्यूट्रिएंट्स ऊपर हो जाते हैं, जिसे प्लांट्स यूज कर लेते हैं। दूसरा है सोइंग। सोइंग मतलब बोना। सोइंग इज व्हेन सीड्स आर प्लांटेड इन द सॉइल। सोइंग कब होती है? जब हम बीज को सॉइल में, मिट्टी में डाल देते हैं। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। बोने से पहले हमें एक अच्छी क्वालिटी की बीज चाहिए होते हैं। दिस सीड्स आर प्लेस्ड एट द राइट डेप्थ एंड स्पेसिंग इन द सॉइल। इन बीजों को फिर हम मिट्टी में मिट्टी की डेप्थ में एक सही मात्रा में रख देते हैं, और इनके बीच की जो दूरी होती है उसका भी हम ध्यान देते हैं। दिस कैन बी डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन लाइक सीड ड्रिल। ये आप हाथ से भी कर सकते हैं, पर हाथ से आपको समय लगेगा, इसलिए हम सीड ड्रिल जो हमारी मशीन होती है उसका यूज कर सकते हैं। प्रॉपर सोइंग एंश्योर्स दैट द सीड्स हैव द बेस्ट चांस टू जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। अच्छे से बीज बोने से चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो बीज होंगे वो अच्छे से जर्मिनेट यानी निकल पाएंगे, अंकुरित हो पाएंगे, और वो एक अच्छे हेल्दी प्लांट्स में बड़े हो पाएंगे। इट्स लाइक गिविंग देम द राइट प्लेस टू स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ बिकमिंग क्रॉप्स। तीसरा है आपका वीडिंग। वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स फ्रॉम द फील्ड। वीडिंग क्या है?
जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको खेतों से निकालना, जो वीड होते हैं उसे हम वीडिंग बोलते हैं। वीड्स compete with crops for nutrients, water and sunlight, which can affect the growth of the crops. ये जो खरपतवार होते हैं, ये जो वीड्स होती है, ये हमारी जो फसल होती है उसके न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट के साथ compete करती हैं, मुकाबला करती हैं कि हम लेंगे, और इस वजह से हमारी क्रॉप की जो ग्रोथ होती है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। फार्मर्स यूज टूल्स लाइक अ खुरपी टू रिमूव वीड्स मैनुअली। जो किसान होते हैं वो खुरपी से इन वीड्स को निकाल देते हैं, और सम टाइम और बाकी समय पे वो वीडिसाइड को यूज़ करते हैं, जिसको छिड़कने से इनकी ग्रोथ रुक जाती है। By weeding regularly, farmers ensure that the crops have space and resources to grow well. इन वीड्स को निकालने का जो प्रोसेस है वीडिंग, ऐसा बार बार वीडिंग करने से हमेशा लगातार फार्मर्स ये निश्चित करते हैं कि जो इनकी फसल है उसको बराबर जगह और रिसोर्सेस मिले अच्छे से बड़े होने के लिए। चौथा है थ्रेशिंग। Threshing is done after the crops have matured and been harvested. थ्रेशिंग कब होती है? जब फसल पूरी तरह से पक जाती है। It's the process of separating the edible part of the crop like grains from the husk or chaff. ये कौन सा प्रोसेस है? जब प्लांट का जो खाने वाला हिस्सा होता है उसको हम अलग करते हैं, जो खाने वाला हिस्सा नहीं होता है। जैसे जब हम गेहूं को पटकते हैं तो जो गेहूं के दाने होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, वो हमारा एडिबल पार्ट है, खाने वाला। और बाकी का जो पूरा पार्ट है प्लांट का वो क्या है? हस्क है, चाफ है, भूसा है, वो हमें खाने वाला, वो हमारे खाने लायक नहीं है। दिस कैन बी डन मैनुअली बाय बीटिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। ये हाथ से भी किया जा सकता है, जो हमारी फसल है उसको पीट के, या जो हार्वेस्टर मशीन है जिसे हम कंबाइंड हार्वेस्टर बोलते हैं उसकी मदद से भी। थ्रेशिंग इंश्योर्स दैट द ग्रेन्स आर रेडी टू बी स्टोर्ड और प्रोसेस्ड फर्दर फॉर कंजम्पशन। थ्रेशिंग करने के बाद जो अनाज के दाने होते हैं उनको रखने लायक उनको रखने के लिए भेजा जा सकता है, वो तैयार हो जाते हैं या उन्हें खाया जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। हमें ये बताना है कि जो खाद है, जो उर्वरक है, वो खाद से कैसे अलग होता है। फर्टिलाइजर्स उर्वरक, मैन्योर खाद। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर बोथ यूज्ड टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। इन दोनों का इस्तेमाल कब होता है? प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, बड़े कराने के लिए। बट दे आर डिफरेंट इन हाउ दे आर मेड एंड व्हाट दे डू। ये अलग किस तरीके से हैं, इनको कैसे बनाया गया और ये करते क्या हैं। आइए हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सोर्स क्या है इनको बनाने का? फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है केमिकल की मदद से। वहीं जो मैन्योर होता है, जो खाद होती है, व्हाइल मैन्योर इज नेचुरल, ये नेचुरल होता है एंड कम्स फ्रॉम डिकम्पोज्ड प्लांट और एनिमल वेस्ट। जो प्लांट सड़ जाते हैं, जो उनके टुकड़े होते हैं या जो एनिमल के टुकड़े होते हैं उनसे बनाया जाता है। गोबर हो गया आपका, प्लांट रेसिड्यू हो गया, किचन वेस्ट हो गया, ये आपके मैन्योर के एग्जांपल्स और सोर्सेस हैं। न्यूट्रिएंट्स, इन दोनों में न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन कंसंट्रेटेड फॉर्म्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बहुत होती है। जबकि जो मैन्योर होते हैं, while manure contains a variety of nutrients in lower concentrations, इनमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं पर थोड़े थोड़े होते हैं। फर्टिलाइजर्स में कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं पर ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। इनके अंदर का जो कॉम्पोजिशन होता है, कैसे इनमें बांटा गया होता है न्यूट्रिएंट्स को। फर्टिलाइजर्स आर यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट इन कॉम्पोजिशन। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, और उनको मशीन से बनाया गया है फैक्ट्रीज में, तो वो एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म। While manure can vary in nutrient content depending on what animals or plant it comes from and how it's processed. वहीं जो मैन्योर होती है, जो खाद होती है, वो बदल जाती है। जैसे आप गोबर लेंगे वो उसमें अलग न्यूट्रिएंट्स हैं,
जो आप किचन का वेस्ट लेंगे उसका अलग न्यूट्रिएंट है, पर दोनों को हम मैन्योर बोलते हैं। तो एक जगह जहाँ पे फर्टिलाइजर्स हमेशा जब भी आप खरीदेंगे वो एक जैसे ही निकलेंगे, लेकिन जो मैन्योर है वो अलग अलग है, वो वेरी करता है। लास्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका असर क्या होता है इन दोनों का सॉइल पे, मिट्टी पे। फर्टिलाइजर्स कैन समटाइम्स हार्म द सॉइल इफ यूज्ड टू मच, एज दे डोंट इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर और माइक्रोबियल एक्टिविटी। जो उर्वरक हैं वो अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे मिट्टी में तो वो नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनसे मिट्टी को फ़ायदा नहीं होता। जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है उसको वो ठीक नहीं करते हैं, और ना ही जो उसके अंदर के कीटाणु होते हैं, जो अर्थवर्म्स होते हैं, उनको मदद करते हैं। ऑन द अदर हैंड मैन्योर हेल्प्स इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, लेकिन जो खाद होती है, जो गोबर होता है, उससे जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, जो मिट्टी का रूप है, वो बदल जाता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, जो पानी सोखने की क्षमता है मिट्टी की वो बढ़ जाती है। एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी, केंचुओं के लिए केंचुए ज़्यादा आने लगते हैं गोबर वगैरह डालने से, मेकिंग इट बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ। इसलिए मैन्योर जो है वो मिट्टी के लिए, लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सिंपल टर्म्स, आसान भाषा में, फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन कंसंट्रेटेड फॉर्म्स, while manure is natural, contains various nutrients and helps improve soil health over time। ठीक है, आपने समझ लिया इसको। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। What is irrigation? सिंचाई क्या है? Describe two methods of irrigation which conserve water। दो मेथड्स के, दो तरीकों के नाम बताइए जिनसे पानी की बचत होती है। आइए इसको लिखते हैं। Irrigation is the process of supplying water to crops to help them grow where there isn't enough rainfall। Irrigation पानी देने का ऐसा तरीका है फसलों को जिसमें जहाँ बारिश बहुत नहीं हुई होती है वहाँ हम irrigation देते हैं, हम उनको पानी देते हैं। Two methods of irrigation that conserve water are, सिंचाई के दो तरीके जिसमें पानी की बचत होती है वो है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स इरिगेशन। एक एक करके हम इनको भी समझते हैं। इन ड्रिप इरिगेशन वाटर इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ द प्लांट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड ट्यूब्स विथ स्मॉल होल्स कॉल्ड एमिटर। ड्रिप इरिगेशन में हम पानी को जो पेड़ की जड़ें हैं उनकी पेड़ की जड़ों तक डायरेक्टली बूंद बूंद देते हैं। छोटे छोटे उनमें छेद होते हैं जिन्हें हम एमिटर्स बोलते हैं। These emitters release water slowly। ये जो एमिटर्स होते हैं वो धीरे धीरे पानी को छोड़ते हैं, बूंद बाई बूंद, राइट वेयर द प्लांट नीड, एकदम वहीं जहाँ पे पेड़ को चाहिए। दिस मेथड रिड्यूसेस वाटर वेस्टेज बाय मिनिमाइजिंग इवोपोरेशन एंड रन ऑफ। अब पानी तो बूंद बूंद जा रहा है इसलिए पानी का वेस्ट नहीं होता है, इवोपोरेशन कम होता है और पानी बहता नहीं है। इट्स लाइक गिविंग प्लांट्स लिटिल सिप ऑफ वाटर एग्जैक्टली वेयर दे नीड, नो सो नन इज वेस्टेड। ये ऐसा है जैसे आप प्लांट को एकदम चुस्की जैसे आप पानी दे रहे हैं, एकदम छोटा छोटा सिर्फ, इसलिए ये खराब नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन इन्वॉल्व्स स्प्रेइंग वाटर ओवर द क्रॉप्स इन अ वे दैट मिमिक्स रेनफॉल। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो पानी पेड़ों पे ऐसे गिरता है जैसे बारिश हो रही है। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड through sprinklers mounted on pipes or risers, which rotates or oscillate to cover the entire area evenly। जो पानी है स्प्रिंकलर इरिगेशन से वो घूम घूम के फसलों पे छिड़कता है, जिससे जो पानी है वो बराबर जगहों पे बराबर पानी जाता है। This method is efficient because it reduces water loss due to evaporation and wind drift। ये इफ़िशियंट है, ये तरीका अच्छा है क्योंकि जो इवोपोरेशन से पानी का लॉस होता है वो कम होता है और हवा से भी जो लॉस होता है वो भी कम होता है। इट्स लाइक स्टैंडिंग अंडर अ जेंटल रेन शावर दैट वाटर्स द प्लांट्स विदाउट वेस्टिंग एनी वाटर। ठीक है, अब 7वें पे चलते हैं। इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर गेहूं को खरीफ सीजन में, ये रबी की क्रॉप है, इसको ठंडियों में बोया जाता है, ये बोल रहे हैं कि अगर हम इसको रेनी सीजन यानी खरीफ में बोएंगे, बरसात में, तो क्या होगा, डिस्कस। अब
अगर क्रॉप दूसरे सीजन की है तो ये क्रॉप ठीक से बड़ी नहीं हो पाएगी, ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगी। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। If wheat is sown in the Kharif season, which is the rainy season in India, it won't grow well. ये ठीक से बड़ी नहीं होगी। Wheat needs cooler weather. Wheat को, गेहूं को क्या चाहिए? ठंडा मौसम चाहिए। Not the warm and wet condition of the Kharif season. जो कि लेकिन जो बरसात में, जो खरीफ सीजन में मौसम होता है वो कैसा होता है? वो गर्म और ढेर सारा उसमें पानी होता है, गीला होता है। Also, too much rain during this time can flood the fields, drowning the wheat plants. बहुत बारिश से जो गेहूं के पेड़ हैं वो डूब जाएंगे। Plus, the bugs and diseases that come with the rainy season can harm the wheat. और जो कीड़े होते हैं बरसात में जो फसलों पे आते हैं, उनसे जो हमारी गेहूं की फसल है उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि गेहूं दूसरे सीजन की फसल है। Overall, trying to grow wheat in the wrong season would likely lead to a failed crop. It's best to plant wheat during the winter months when the weather is right for it. Question 8 पे आते हैं। Explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field. अब बताइए कि जो मिट्टी है वो कैसे खराब हो जाती है, कैसे उस पर असर होता है अगर हम लगातार फसलों को किसी एक जगह पे बोएं। Continuous cropping in a field can harm the soil in several ways. लगातार बोने से मिट्टी में कई नुकसान होते हैं। It can deplete essential nutrients. जो nutrients होते हैं वो खत्म हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। इनसे soil erosion हो सकता है। Increase pest and disease pressure. इसमें ढेर सारे कीड़े और जो फफूंद वगैरह है वो आ सकते हैं। कॉज सॉइल कॉम्पैक्शन, जो मिट्टी होती है वो हार्ड हो जाती है। एंड डिग्रेड ओवरऑल सॉइल हेल्थ, अगर आप लगातार बोते रहेंगे सॉइल की कैपेसिटी से ज़्यादा तो सॉइल खराब हो जाती है। विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, द सॉइल्स फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी कैन डिक्लाइन ओवर टाइम, इम्पैक्टिंग क्रॉप यील्ड्स एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर आप प्रॉपर सॉइल मैनेजमेंट तरीके को नहीं अपनाएंगे, जैसे क्रॉप रोटेशन, इसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को बोया जाता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के वो कंजर्व हो सके, बचाया जा सके। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी सॉइल की जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। क्वेश्चन 9 है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। खरपतवार क्या होते हैं और हम इनको कैसे कंट्रोल करके रखते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। Weeds are plants that grow alongside cultivated crops and compete with them for resources, posing a significant challenge to agriculture. खरपतवार वो होते हैं जो क्रॉप के साथ निकल आते हैं और जो हमारी क्रॉप है उनके साथ ये compete करते हैं उनके रिसोर्सेज के लिए, जिसकी वजह से ये खतरा होते हैं हमारे क्रॉप के लिए खेती में। They can reduce crop yields, hinder farm operation and impact soil health. इनकी वजह से जो फसल की पैदावार है वो कम हो सकती है, ये जो हमारे खेती के काम है उसमें बाधा पड़ती है और इससे मिट्टी को भी नुकसान होता है। To control weeds, farmer employ various strategies. इनको कंट्रोल करने के लिए किसान कई तरीके अपनाते हैं। Mechanical methods involve physical removing weeds through techniques like हैंड वीडिंग और प्लाविंग। किसान जो होते हैं वो मैकेनिकल तरीके से, मैकेनिकल मतलब किसी मशीन का यूज़ करके या हाथ का, शरीर का यूज़ करके, इसमें वो हाथ खुरपी या हाथ से इन वीडों को निकाल देते हैं। ये केमिकल कंट्रोल भी यूज़ करते हैं, जिससे वीडीसाइड, जिससे जब ये छिड़क देते हैं तो ये जो वीड हैं वो दब जाते हैं, वो मर जाते हैं। और एक और तरीका जो ये यूज़ करते हैं वो है कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, हर सीज़न में अलग अलग क्रॉप को लगाना। मल्चिंग, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर ये ढेर सारे कचरे, पत्ते, किचन वेस्ट वगैरह डाल देते हैं, मल्चिंग कर देते हैं। या जो पानी है वो कम देते हैं। ड्रिप इरिगेशन से जब ये जड़ों तक पानी जाता है, बाकी जगह नहीं जाता, तो जहाँ पे पानी नहीं जाता वहाँ पे वीड नहीं आते हैं। तो ये ढेर सारे तरीके हैं। Weeds are plants that grow alongside cultivated crops and compete with them for resources, posing a significant challenge to agriculture. They can reduce crop yields, hinder farm operations,
and impact soil health. To control weeds, farmers employ various strategies. Mechanical methods involve physically removing weeds through techniques like hand weeding or plowing. Chemical control utilizes weedicides to kill or suppress weed growth. Cultural practices such as crop rotation, mulching, and proper irrigation management can help prevent weed growth and improve crop competitiveness. Question 10 है, arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. इन सबको आपको लाइन से लगाना है ताकि जो शुगर केन का प्रोडक्शन है वो ठीक से पता चले। मैंने यहाँ पे सिर्फ मार्क कर दिया है, जब आप लिखेंगे इसके आंसर तो इसके हिसाब से लिख लीजिएगा। सबसे पहले किसी भी क्रॉप के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो आपका ये 5th नंबर है वो आपका फर्स्ट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो मिट्टी है उसको मुलायम करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लाविंग द फील्ड, खेत को जोतेंगे। खेत को जोतने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें बीज डालेंगे, तो सोइंग हो गया। उसके बाद हम इसमें खाद डालेंगे, मैन्योरिंग के बाद अभी हम इसको पानी देंगे, बिना पानी के ये नहीं खा पाएंगे। तो 5th हमारा इरिगेशन। उसके बाद आएगा हमारा हार्वेस्टिंग, इसको काटेंगे, इसकी कटाई होगी जब ये पक जाएगा। फिर जब ये सब कुछ हो जाएगा तो जो हमारी क्रॉप है शुगर, उसको हम शुगर फैक्ट्री भेजेंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए क्लूज हैं उसके हिसाब से आपको इसे भरना है। डाउन में प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, हमें जो पानी देंगे तो उसका क्या होगा, इरिगेशन, राइट। फिर कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, ठीक कंडीशंस में जो अनाज है उसको बहुत दिनों तक संभाल के रखना है, इसे हम बोलेंगे स्टोरेज। यहाँ पे स्टोरेज लिख देंगे। और डाउन का जो 5th है, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। एक जैसे पौधों को जब हम एक जगह पे ढेर सारे उगाते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। ये हमारा 5th में क्रॉप आ जाएगा। फिर एक क्रॉस, ये साइड में देखेंगे अभी हम। अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, एक मशीन जो पकी हुई जो फसल होती है उसको काटने के लिए यूज की जाती है, वो हमारा हार्वेस्टर है, हम लिखेंगे हार्वेस्टर। 4th है, अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, एक रबी क्रॉप जो एक पल्सेस भी है, लेग्यूमिनस प्लांट भी है, वो हमारा हो गया ग्राम, जो हमारा चना है। 6th है, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ, जो अनाज है उसको भूसे से जो पिटाई होती है उसको अलग करने का प्रोसेस हमारा क्या होता है, विनोइंग। इसमें किसान फसल को उठाते हैं, बाल्टी और सूप में ऊपर रखते हैं और हवा की मदद से अलग करते हैं। इसके साथ आपका चैप्टर 1 खत्म हुआ। देखने और समझने के लिए धन्यवाद।